पूर्वोत्तर दौरे पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। सिक्किम में सहकारी डेयरी सम्मेलन का किया उद्घाटन। सिक्किम से असम पहुंचे अमित शाह कई महत्वपूर्ण बैठकों में होंगे शामिल। पाकिस्तान की जेलों में कैद भारतीयों की मौत पर विदेश मंत्रालय ने जताई चिंता। पाकिस्तान सरकार से गैर कानूनी रूप से बंद कैदियों को तुरंत रिहा करके भारत भेजने की अपील। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला टला। 11 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली सरकार की शराब नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। 35 से ज्यादा जगहों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन। वर्ष 2022 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बियालियात्स्की, रूस के मेमोरियल और यूक्रेन के सिविल लिबर्टीज को संयुक्त रूप से पुरस्कार देने का फैसला। और स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने किया संन्यास का ऐलान। कहा इस साल कतर में होने वाला फीफा विश्व कप होगा उनका आखिरी वर्ल्ड कप। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के दौरे पर हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गंगटोक में सहकारिता सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि मुझे देश के सबसे खूबसूरत राज्य में आने का मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि कभी गुजरात में सिक्किम का नाम लिया जाता था तो बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सिक्किम राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हुए कहा कि अब सहकारिता का भी ये केंद्र बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि 70% दूध असंगठित तरीके से मार्केट में जाता है। यह हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। विश्व में भारत के डेयरी उत्पाद को एक्सपोर्ट कर मुनाफा किसानों को दिया जाएगा। सहकारिता इतना मजबूत हो कि विदेशी कंपनियां यहां ना आ सके। अभी 12% दुग्ध उत्पादन की नॉर्थ ईस्ट से देश में हिस्सेदारी है। इसको हमें 20% तक पहुंचाना है। सहकारी डेयरी सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पूर्वोत्तर राज्यों में हर क्षेत्र में विकास की बात करते हुए कहा कि जब से नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, तब से सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के चहुमुखी विकास के लिए काम किया। अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को पर्यटन के साथ साथ हर क्षेत्र में सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक पूर्वोत्तर को एक पर्यटन स्थल माना। पूर्वोत्तर के हर राज्य में एयरपोर्ट, पूर्वोत्तर के हर राज्य में जहां संभव है वहां रेल से जुड़ा, पूर्वोत्तर के हर राज्यों में नया नेशनल हाईवे का नेटवर्क, पूर्वोत्तर के हर राज्य में सिंचाई की व्यवस्था और पूर्वोत्तर के हर राज्यों में नए उद्योग लगे इसकी व्यवस्था। एक समग्र दृष्टिकोण के साथ ये पूर्वोत्तर को विकसित करना ये नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। इसीलिए मोदी जी पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी के कि भारत की अष्टलक्ष्मी 8 राज्य है, वो 8 प्रकार की लक्ष्मी का सृजन करने वाले राज्य बने। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंगटोक पहुंचकर राजभवन में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। सिक्किम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम पहुंचे। यहां वो रविवार शाम तक रहेंगे। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उनका स्वागत किया। गुवाहाटी में लगातार कई बैठकों में अमित शाह शामिल होंगे, जिसमें पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी है। इसके अलावा कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ गुवाहाटी में बसिठा चरियाली स्थित भाजपा के नए राज्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। खानपाड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा गृहमंत्री गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कल असम में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा खानपाड़ा में भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि इसमें 40 से 45 हजार बूथ कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने खास बातचीत की भाजपा राज्यसभा सांसद पवित्र मार्घेरिटा से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पाकिस्तान की जेलों में बंद 6 भारतीय नागरिकों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। इनमें से 5 मछुआरे थे। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय कैदियों की सुरक्षा का मुद्दा इस्लामाबाद में हमारे हाई कमीशन द्वारा बार बार उठाया गया है। पाकिस्तान सरकार से अपील है कि सभी भारतीय कैदियों को तुरंत रिहा करके भारत भेजा जाए। 6 Indian prisoners, or fishermen, I think 5 of them were fishermen, have died in Pakistani custody in the last 9 months or so. All 6 of them, interestingly, had completed their sentences, but they were what we would call as illegally detained by Pakistan despite completing their sentences and in spite of multiple demands from Indian side for their release and repatriation. This increasing incidence of death of Indian prisoners is alarming and raises the question of their safety and security in Pakistani jails. The matter has been raised by our High Commission in Islamabad as well as with the Pakistani High Commission here. And we would like to reiterate that Pakistan is duty bound to ensure the safety and security of all Indian prisoners in its custody. And we request the Pakistan government once again to release and repatriate all Indian prisoners immediately. चीन के साथ एलएसी पर विवाद को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के जो कदम जरूरी हैं, अभी हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसा कहना सही नहीं होगा कि स्थिति सामान्य है। कुछ सकारात्मक कदम हुए हैं, लेकिन कुछ कदम अभी शेष हैं। पूरी नॉर्मलसी के लिए कुछ स्टेप्स जरूरी हैं, वहां तो हम बिल्कुल नहीं पहुंचे हैं, पर हम चाहेंगे कि वो पूरा सीक्वेंस रहता है कि डिसएंगेजमेंट हो जाए, डीएस्केलेशन हो, फिर बॉर्डर पे नॉर्मलसी हो, ताकि हमारे ओवरऑल रिलेशनशिप में कोई रेगुलरिटी या नॉर्मलसी जो आ पाए। सिचुएशन अभी उस तरह से मैं उसको नहीं कहना चाहूँगा कि नॉर्मल है। इसमें कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हुए हैं, पर अभी भी कुछ और स्टेप्स बाकी हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज अदालत ने एक अहम मसले पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति का समय दिया है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत इस मामले में शुक्रवार को अदालत ने मुस्लिम पक्ष को 11 अक्टूबर तक अपना पक्ष रखने का मौका दिया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने आज ज्ञानवापी मामले की अदालत में सुनवाई के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष ने शपथ पत्र में इसे वजू खाना बताया है और वो भी चाहते हैं कि ये साफ हो कि ये फव्वारा है या शिवलिंग है। कोर्ट ने हमारी एएसआई से जांच की बात मान ली है। मुस्लिम पक्ष की बात सुनने के लिए कोर्ट ने अगली तारीख 11 अक्टूबर तय की है। ये जो शिवलिंग जो मिला है वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि नहीं, इस मुद्दे पे हमने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय में अपना फैसला सुनाएगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। उन्हें जीवन रक्षक दवाएं लगातार दी जा रही हैं। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे मिलकर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर मुलायम सिंह यादव की सेहत की जानकारी ली। उन्होंने ट्वीट कर कहा, गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल जाकर आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सेहत और कुशलक्षेम की चिकित्सकों से जानकारी प्राप्त की। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हों। उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा की चोटी पर एवलांच की चपेट में आए 7 और प्रशिक्षु पर्वतारोहियों के शव आज शुक्रवार दोपहर तक खोजकर बचाव दल ने बरामद किए हैं। अब तक कुल 26 शव बरामद हुए हैं। अभी 3 पर्वतारोही लापता हैं। वहीं वायुसेना ने चीता हेलीकॉप्टरों के जरिए 4 शवों को हर्षिल पहुंचाया, जहां से एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल उत्तरकाशी लाया गया। इन 4 की पहचान हो गई है। जिला अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम चल रहा है। इन चारों शवों की पहचान एवरेस्ट पर्वतारोही सविता कंसवाल, नवमी रावत, अजय बिष्ट और शिवम कैंथोला के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ये शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।
मौसम प्रतिकूल होने के कारण अन्य शवों को उत्तरकाशी नहीं पहुंचाया जा सका। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का 42 सदस्यीय दल 23 सितंबर को द्रौपदी का डांडा में प्रशिक्षण के लिए गया था। मंगलवार 4 अक्टूबर को ये दल एवलांच के चपेट में आ गया। एवलांच की चपेट में आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। खोज अभियान में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल गुलमर्ग समेत कुल 14 सदस्यीय टीमें चल रही हैं। आज का अपडेट यह है कि सुबह वहाँ से जो इंसिडेंट साइट है बेस कैंप से, वहाँ से 4 जो पर्वतारोही है उनकी जो डेड बॉडी है वो हर्षिल आर्मी के हेलीपैड पे लाई गई है और वहाँ से अभी 10 बजे के लगभग उनको जिला चिकित्सालय के लिए आर्मी की एम्बुलेंस और 108 की एम्बुलेंस के माध्यम से पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है और बाकी कार्रवाई जिला चिकित्सालय में ही होगी। उनके जो परिजन हैं मृतकों के, उनको भी सूचित एनआईएम की ओर से कर दिया गया है। दुमका में एक बार फिर एक तरफा प्यार के मामले में पेट्रोल कांड दोहराया गया। दुमका शहर के जरुआडीह मोहल्ले में एक नाबालिग छात्रा को पेट्रोल डालकर जलाने की घटना के बाद अब जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र के भालकी गांव में एक तरफा प्यार के मामले में एक सनकी युवक ने एक युवती पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। गंभीर स्थिति में झुलसी युवती को दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे रांची रेफर कर दिया गया। इस दौरान लड़की ने दम तोड़ दिया। युवती मूल रूप से जामा थाना क्षेत्र के भैरवपुर गांव की रहने वाली है, जबकि आरोपी राजेश राउत जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव का रहने वाला है। युवती अपने नानी के घर गई थी। युवती का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कर लिया गया है और आरोपी युवक की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोहाली आरपीजी हमला और कुरुक्षेत्र आईईडी रिकवरी केस को सुलझा लिया है। पुलिस ने मोहाली में पंजाब पुलिस खुफिया मुख्यालय पर हमले के वांछित आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। 9 मई को मोहाली में स्थित पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का उपयोग करके हमला किया गया था। 2022 इसी साल जो पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे आरपीजी अटैक हुआ, उसकी टास्किंग आईएसआई बबर खालसा और हरविंदर रिंदा नेक्सस ने करी थी, जिसमें बाद में ये भी पता चला कि लंडा हरी के जो कि कनाडा बेस्ड है उसकी भी भूमिका सामने आई। इसलिए इन्होंने बहुत सारी अपने हाइडआउट्स बदले, बहुत सारी अपनी आइडेंटिटीज़ को कंसील करने की तमाम कोशिशें करी। एक्सटेंसिव ऑपरेशन के बाद जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, इसको एप्रीहेंड किया गया जामनगर एरिया से। तो सुबह इसको बाय फ्लाइट विद परमिशन लेके आया गया और आज इसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे पेश किया जाएगा, क्योंकि अभी भी इसकी उम्र 18 साल नहीं है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज एक बार फिर छापेमारी की कार्रवाई की। दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश में छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज मिलने की जानकारी है। शराब घोटाला मामले में इन राज्यों में करीब 35 जगहों पर छापेमारी की गई। अभी तक इस मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार किया जा चुका है। शराब घोटाला केस में 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई थी। सीबीआई के मुताबिक विजय नायर ने नई आबकारी नीति बनाने और शराब की सप्लाई और बिक्री को चंद कंपनियों तक सीमित करने की धांधली में अहम भूमिका निभाई। इस सिलसिले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर भी छापेमारी की जा चुकी है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है वह न केवल हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है, बल्कि राष्ट्र की अखंडता पर भी गहरा प्रहार है। चुनाव को देखते हुए वोट बैंक को साधने के लिए केजरीवाल के इशारे पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है। वो भी आहत उनका मंत्री करता है जिसका डिपार्टमेंट सोशल जस्टिस है। भाजपा केजरीवाल के ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने की मांग करती है। अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है। वो भी आहत एक मंत्री करता है जिसका सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है। बहुत दुख होता है ये कहते हुए भी कि आप चुनाव में चुनावी हिंदू बन जाते हैं, बहरूपीय बन जाते हैं। मुझे याद आता है
हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे आप। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चुनाव खत्म। हिंदुओं को वोट बैंक समझते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम खुद ही करवाते हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि वीडियो में जो शब्द बोले जा रहे हैं वो स्पष्ट तरीके से ये साफ कर देते हैं कि आपको हिंदू धर्म से और हिंदू धर्म के अनुयायियों से किस तरह नफरत है। आज हमारा उनसे सवाल है कि वोट के खातिर केजरीवाल जी आप कितना गिरेंगे। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। इस तरह के जो शब्द बोले जा रहे हैं, यह स्पष्ट कर देता है अरविंद केजरीवाल जी, आपको हिंदू धर्म से और हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनसे किस तरह से नफरत है। वोट की खातिर अरविंद केजरीवाल जी आप कितना गिरेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, ये समय है जब आपको हम याद दिलाएंगे आपने संविधान की शपथ ली है। उस शपथ में यह आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आप सौहार्द को बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट ने शिवसेना के धनुष और तीर चुनाव चिन्ह पर दावा किया है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट से शनिवार दोपहर 2 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा है। चुनाव आयोग ने पहले दोनों गुटों से 7 अक्टूबर तक अपनी बात रखने और लिखित बयान देने को कहा था ताकि मामले की सुनवाई शुरू की जा सके। शिंदे गुट ने 4 अक्टूबर को एक पत्र में चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने और 3 नवंबर को होने वाले अंधेरी पूर्व सीट के उपचुनाव से पहले चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अनुरोध किया ताकि चुनाव चिन्ह के दुरुपयोग से बचा जा सके। इस साल मई में शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। शिंदे गुट ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण उनको दिए जाने की मांग की है। हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार पंचायत चुनाव 2 चरणों में होंगे। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे। सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को चुनाव होंगे। 8 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 14 से 19 अक्टूबर तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे। 20 अक्टूबर को नॉमिनेशन की छंटनी होगी और 21 अक्टूबर तक नॉमिनेशन वापस लिए जा सकेंगे। जिला परिषद के लिए मतदान 30 अक्टूबर को होगा। सरपंच और पंच तथा ग्राम पंचायत के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण में राज्य के 10 जिलों में चुनाव होंगे। इसमें 35,000 ईवीएम का इस्तेमाल होगा। ईवीएम में वीवीपैट सुविधा नहीं है। हरियाणा में 1,20,73,000 मतदाता हैं। इनमें से 64,32,000 पुरुष और 56,10,000 महिला और 192 ट्रांसजेंडर हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। अखिल भारतीय संत समिति के तत्वावधान में धर्मादेश 2022 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय एकता अखंडता सुनिश्चित करने पर इस पर चर्चा हुई। राजधानी दिल्ली में समिति के तत्वावधान में यह आयोजन हुआ। इस मौके पर देश भर के साधु संतों ने हिस्सा लिया। धर्मादेश 2022 में यह तय किया गया कि आगे के कार्यक्रम क्या होंगे। बैठक में अखिल भारतीय संत समिति के धर्म आदेश कार्यक्रम के अलावा राष्ट्रीय एकता अखंडता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने के लिए मोदी सरकार का खास प्लान है। केंद्र की तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाने में ब्यूरोक्रेसी का अहम रोल होता है। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में तैनात जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इनमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस कैडर के अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से खास बातचीत की। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।